प्रणाम दोस्तों, मैं सखा रजनीशपुरम से, जो कि सहारनपुर में स्थित है। मैं आज यहाँ बात करने जा रहा हूँ ओशो कुंभ से रिलेटेड। इस साल 2024 में 11 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी 2025 तक, यानी कि 40 दिवसीय एक ओशो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है रजनीशपुरम में, जो कि सहारनपुर में स्थित है। इस कुंभ में क्या होगा, क्या व्यवस्था है, जो भी चीज़ें हैं उसके संबंध में इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उन सभी बातों को हम उठाएं जो कि ज़रूरी होंगी आप सबके जानने के लिए। तो कृपया करके जो भी मित्र ओशो कुंभ में, ओशो की विचारधारा में, मेरे प्रेम में जो भी मित्र हैं और चाहते हैं इस व्यवस्था को समझना, इस व्यवस्था में शामिल होना और इसको सफलता के साथ पूर्ण करना, तो ऐसे सभी मित्रों को ये वीडियो पूरा देखना अनिवार्य होगा, क्योंकि पूरा वीडियो देख के आप पूरी बात समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली बात कि ये ओशो कुंभ क्या है। कम शब्दों में कहें तो ओशो कुंभ ओशो की विचारधारा पे ऐसा भव्य आयोजन है। पहली बात, ऐसा भव्य आयोजन जहां पे ओशो की सभी देशनाओं को समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, सभी तरीके की देशनाएं। तो ये जो है कोई ध्यान शिविर नहीं, पहली बात है ना, ये कुछ अलग है और इसमें बहुत बड़ी तरीके से ओशो की देशना को दुनिया समाज के आगे रखा जाएगा। तो इसको हमने नाम दिया है ओशो कुंभ, जिसमें हम ओशो की सभी तरीके की देशनाओं को, उनके विचारों को सम्मिलित करके दुनिया के बीच लाने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ है कि ओशो कुंभ का उद्देश्य क्या है। निश्चित ही किसी भी काम को करते हुए कोई एक छोटा सा थॉट तो होता ही है, लेकिन वो थॉट एक पर्सनल होता है, एक जो है सामूहिक होता है और एक सामाजिक होता है। तीन थॉट मिलके काम करते हैं और किसी के करते नहीं करते हैं, लेकिन मेरे करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा एक थॉट था कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ ऐसा करूं जो कि अभी तक ना किया गया। ये मेरा व्यक्तिगत थॉट है। उद्देश्य में सबसे पहले व्यक्तिगत उद्देश्य, समूह के तहत इसका उद्देश्य ये है कि ओशो की विचारधारा को, एक छोटा सा आंकड़ा है वो ये कि हिंदुस्तान में जितनी किताबें बिकती हैं उसमें हर 5वीं किताब ओशो की बिकती है। ऐसा एक आंकड़ा आया था। उस आंकड़े को आधार मान लें, कोई 5वीं कहे, कोई 6ठी कह सकता है, हम उसमें तर्कों में नहीं जाएंगे। उस आंकड़े को अगर आधार मान लें तो उसके हिसाब से लाखों ऐसे लोग हैं जो ओशो की विचारधारा को पढ़ते हैं और जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनको इसकी सूचनाएं नहीं मिलती कि ओशो की विचारधारा से जुड़ने के लिए हम कहाँ जाएं, या फिर उनको ऐसा होता है कि जुड़ने का साहस कम जुटा पाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके कोई मित्र, दोस्त, कोई ऐसे लोग जो उसमें जुड़े हुए हों तो वो उनके साथ जाके वहाँ जुड़ पाएँ, क्योंकि ओशो की विचारधारा के साथ बहुत तरीके के मतभेद भी हैं, कई तरीके की भ्रांतियाँ भी हैं, जो कि जब आप जुड़ जाते हैं तभी दूर हो पाती। तो ऐसे सभी लोग जो कि लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं, ये कुंभ एक बड़े आयोजन के साथ साथ बड़े प्रचार का काम भी करेगा और उसमें, उस प्रचार में उन सब लोगों को इस बात की सूचना होगी कि कहां आके आप ओशो की देशना को पूरे तरीके से देख सकते हैं। यूं तो ओशो की देशना के लिए हमारे पूना में भी आश्रम है, लेकिन पूना के आश्रम में कई तरीके के प्रतिबंध हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वहां देशना इस समय देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि प्रतिबंध इस बात पे भी वहाँ कर दिया गया है कि वहाँ लाल वस्त्रों में आने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ माला पहन के आने की आवश्यकता नहीं। तो ये प्रतिबंध कहीं ना कहीं ओशो की देशना को पूरे तरीके से दमित करने का कार्य करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं इस आयोजन को पूर्णता के साथ एक बड़े रूप में करने के लिए उतर रहा हूँ। और उन सभी लोगों को जो इसमें आना चाहते हैं, अगर हम छोटी सी बात कहें कि हम सहारनपुर में हैं, सहारनपुर की आबादी ही 10-15-20 लाख के आसपास है। 10-15-20 लाख की आबादी में 25 से 30 हज़ार लोग कम से कम ऐसे होंगे जो ओशो की देशना को सुने होंगे, उनसे प्रेरित होंगे या उनके बारे में जानने की उत्सुकता रखते होंगे।
अगर हम इतने लोगों को ही प्रेरित कर पाए यहाँ आने के लिए, एक बार को उनको इस दर्शन को कराने के लिए, तो निश्चित ही ओशो के विचारों को फैलने में और मदद मिलेगी। और ओशो के विचार क्यों फैलना चाहिए, इसके संबंध में एक छोटी सी बात कह देता हूँ। आज आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हमने इस दुनिया को सफलता के नाम पे, उन्नति के नाम पे हमने वहाँ पहुँचा दिया कि जब आप परमाणु बम के नीचे बैठे हुए। ओशो ने बहुत इस तरीके की बातें पहले कही थी कि हमारे जीने का ढंग, हमारे लक्ष्य, हमारी मंजिलें गलत होने के कारण हमने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया। तो जहाँ एक तरफ नर्क के लिए लोग पूरा आयोजन कर सकते हैं अपनी पूरी तुरा के साथ, तो कुछ लोग एक नवीन दिशा की बात भी क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इस युग में जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ओशो के विचारों को लोगों के बीच लाया जाना चाहिए। साथ ही ओशो, जो कि अमेरिका में जिस सरकार ने अमेरिका में ओशो का रजनीशपुरम पूर्णतः तबाह कर दिया, ओशो के ऊपर न जाने कितने तरीके के प्रतिबंध लगाए, एक बहुत गजब की बात है, सबके लिए समझने और जानने योग्य। उसी अमेरिका में, उसी अमेरिकन लोगों ने ओशो के जिन वीडियो को, जिन फोटोओं को, जिस नाम को, जिस उड़ते हुए पक्षी के लोगों को कॉपीराइट करा के अपने कब्जे में कर लिया। और यदि कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है तो उसको कॉपीराइट कराने के तहत कार्य करने में अड़चन आती है। हमें इस ओशो कुंभ के नाम तक को सोचने में, लिखने में अड़चन आई है, लेकिन हमने टेक्निकल कुछ चीज़ें ढूंढी हैं जिसके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। तो उसी देश में, उसी देश की अदालत ने ओशो को संत भी घोषित किया है। जब कॉपीराइट मैटर की बात आई तो ओशो के विचारों को, कॉपीराइट को लेके अमेरिका की अदालत में ये बात उठी और अमेरिका की अदालत ने ओशो के विचारों पे कॉपीराइट नहीं दिया और ये कहा क्योंकि ओशो एक संत हैं और एक संत समाज की प्रॉपर्टी होता है, इसलिए उसके विचारों को समाज पे फैलने के लिए स्वतंत्र रखा जाए, ना कि किसी का कॉपीराइट हो। लेकिन कुछ चीज़ों का कॉपीराइट ऐसा किया गया जिसकी वजह से विचारों को फैलने में दिक्कत भी आती है। तो ये दो तरफा लड़ाई है। एक तरफ जिस देश ने ओशो को सबसे ज़्यादा बदनामी में धक्का दिया, उसी देश ने उनको संत की उपाधि भी दी है। कहीं ना कहीं ये हास्यास्पद बात भी है और बहुत चिंतन योग्य बात भी है। ओशो के विचारों को फैलना चाहिए क्योंकि अमेरिका जैसा जो है देश भी, जो उनको गलत बोलता रहा, आज संत मानने को मजबूर हुआ। तो एक संत की देशना पूरे समाज में फैलाई जानी चाहिए। तीसरा एक प्रश्न है कि ओशो कुंभ कहाँ हो रहा है। इसके संबंध में हम आपको बता देते हैं। ओशो कुंभ रजनीशपुरम में हो रहा है। रजनीशपुरम जो कि सहारनपुर, यूपी, भारत में स्थित है, इंडिया में ये सहारनपुर स्थित है और वहाँ पे ये जो है कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। एक भव्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसमें केवल ये आश्रम ही नहीं, इसमें पूरा आश्रम के निकट के जो क्षेत्र है पूरा, वो इसमें शामिल होने वाला है। तो इसलिए ये आयोजन जो है वो एक आश्रम की चार दीवारी से बाहर निकल के भी कुछ कार्य करेगा। तो ये सहारनपुर में स्थित है और इसकी पूरी आपको जानकारी जो है नेट पे भी मिल सकती है। यदि आप गूगल सर्च करोगे रजनीशपुरम इंडिया करके तो आपको सहारनपुर में इसको लोकेशन आपको मिल जाएगी। ओशो कुंभ का प्रारूप क्या होगा? देखिए, ओशो कुंभ का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है कि ओशो के विचारों को लेके, क्योंकि कोई भी संत यदि एक ही आयामी होता है, केवल एक आयाम उसका होता है, जैसे बुद्ध हैं, उनका एक ही दर्शन है विपश्यना। अब विपश्यना को लेके सभी विपश्यना करते हैं तो किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। कोई भी संत अगर एक आयामी होता है तो किसी प्रकार की बहुत झंझट नहीं होते, लेकिन ओशो जो है वो बहुआयामी संत हैं। ओशो ने अपने दर्शन का इतना बड़ा विस्तार दिया है कि उसको लेके उनके मानने वाले भी आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं। और निश्चित ही टकराने के पीछे ये कारण नहीं है कि ओशो को गलत ठहराना,
टकराने के पीछे कारण ये होता है कि ओशो की जिस देशना को वो अपना के आनंदित हुए हैं, उन्हें लगता है सभी लोग वही देशना अपनाएं और उससे आनंद हो सकता है। जबकि ओशो का बहुआयामी होना इन अर्थों में ही अच्छा माना जाता है कि सारे ही पंथ अपनी अपनी देशनाओं को लेकर दूसरे की देशना से लड़ते रहते हैं। तो ओशो ने एक ऐसे जगत की बात की है जहां पे हर तरीके की विचारधारा को, अध्यात्म के हर तरीके के मार्ग को सम्मान हो, सहयोग हो और उसके दिशा में चलने वाले लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इसके तहत ओशो की विचारधारा अनूठी हो जाती, लेकिन साथ साथ कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ओशो एक तरफ बात कर रहे हैं ध्यान की, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है, और भी कुछ करना पड़ेगा, एक समय ध्यान भी छोड़ना पड़ता है। ओशो जितना मीरा से राजी दिखाई देते हैं, नाचती हुई मीरा से, उतना ही सांसें थाम के बैठे हुए बुद्ध से भी राजी दिखाई देते हैं। ओशो जितना कृष्ण से राजी होते हैं, कृष्ण के राज से लेके महाभारत तक राजी होते हैं, उतना ही ओशो जो है वो लाओ त्से से भी राजी दिखते हैं। ओशो गुरु की जब बात करते हैं तो ओशो न जाने कितने गुरुओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओशो ने न जाने कितने संतों को, जो छोटे छोटे गांव तक सीमित थे, दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। दादू दयाल के बारे में जब ओशो बताते हैं तो ओशो कहते हैं कि दादू दयाल एकमात्र संत हैं जिनके साथ रहते रहते 100 से अधिक लोग एनलाइटेड हुए। तो दादू दयाल जो हैं वो अद्भुत हैं। ओशो जो हैं वो प्रेम का मार्ग भी बताते हैं। ओशो समाजवाद पे भी बात करते हैं। ओशो राजनीति पे भी बोलते हैं। शिक्षा में किस तरीके के परिवर्तन होने चाहिए वो भी बात करते हैं। तो ओशो की देशना को जब बहुआयामी रूप में यहाँ पेश किया जा रहा है तो यहाँ कई तरीके के कार्य होंगे। यहाँ कुछ ध्यान विधियाँ भी होंगी जो समय समय पे कराई जाएगी। पूरी सूचना अभी देना संभव नहीं है। समय समय पे क्या क्या चीज़ें यहाँ होंगी उसको यहाँ पे एक बोर्ड पे बताया जाता रहेगा कि प्रतिदिन के कार्यक्रम आज क्या हो रहा है, आज क्या होगा। उसमें ध्यान भी होंगे। ज़रूरत पड़ने पे कुछ लोग अपने विचार रखना चाहेंगे, उनको भी मौके दिए जाएंगे। यहाँ पे नृत्य भी होगा, उत्सव भी होगा, सामाजिक बातों पे चिंतन भी होगा और उन चिंतनों को आप तक पहुँचाने जाने की व्यवस्था भी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को ये बताया जाने की कोशिश भी होगी कि यदि आप ध्यान में नहीं उत्सुक हैं तो भी आप ध्यानियों को कैसे सहयोग कर सकते हैं, और यदि आप ध्यान में उत्सुक हैं तो जो ध्यान नहीं कर रहे हैं उनसे कैसे मैत्री स्थापित की जा सकती। तो ये सभी तरीके की चीज़ें इसमें जोड़ने का कार्य है। इसमें कला को भी सम्मान मिलेगा। इसमें ऐसा भी होगा कि बीच में कुछ कलाकार यहाँ पे अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। इसमें चित्रकारी भी हो सकती है। इसमें छोटी छोटी प्रतियोगिताएं, छोटे छोटे ऐसे आयोजन भी होंगे जो आपके जीवन के सामान्य ढंगों से जुड़े होंगे, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर छुपा होगा अध्यात्म का वो रहस्य जो कि आपको आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। यहाँ पे कार्य ध्यान भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे लोगों को सेवा भी सिखाई जाएगी। तो कई तरीके के आयाम हैं जो यहाँ सम्मिलित किए जाएंगे और उसकी सूचना जो है वो यहाँ आने वाले साधकों को, जिन दिनों में वो यहाँ उपस्थित होंगे, उनको पूरे तरीके से उसकी सूचना दी जाएगी। और जो लोग नहीं आ सकते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि उनको हम लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हर समय जो भी गतिविधियां हैं उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। तो ओशो के देशना का प्रारूप कुछ ऐसा है कि छोटी सी बातों में नहीं समा सकता। हाँ, प्रारूप बड़ा है। यहाँ केवल ध्यान ही नहीं होगा, यहाँ केवल प्रेम पे बात नहीं होगी, यहाँ केवल गीत नहीं गाए जाएंगे, यहाँ केवल मौन नहीं बैठा जाएगा, बल्कि जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो सब होंगी। कोई समय ऐसा आ सकता है कि यहाँ पे पूरे वक्त एक अनाउंसमेंट हो कि कोई भी व्यक्ति बोलेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी वक्त सभी लोगों को स्टॉप कर दिया जाए, और ऐसा भी आदेश हो सकता है कि एक म्यूजिक बजने पे सभी लोग नाचेंगे। विभिन्न तरीके के जो हैं आयाम, गुरजेब की पद्धतियों पे भी यहाँ बात होगी। यहाँ पे
दादू दयाल के प्रेम में गीत भी गाए जाएंगे, यहाँ सहजोबाई को भी सम्मान मिलेगा, यहाँ मीरा के ऊपर भी चर्चा होगी, यहाँ लोगों का हंसना भी होगा, यहाँ रोना भी होगा, यहाँ नाचना भी होगा, यहाँ गाना भी होगा। तो कैसे बताऊं कि कोई एक चीज होगी? प्रारूप बहुत बड़ा है, मेरे बोलने में समाहित नहीं हो सकता। हाँ, मेरे हृदय में वो सब छोटा छोटा नजर आता है, लेकिन मुझे मालूम है हृदय भी पुलकित हो उठता है नए नए आयामों के बारे में सोच के और उस तक पहुंचाने के लिए जिसको इसकी जरूरत है। तो कुल मिला के बात यह है कि ओशो का प्रारूप जो है, ओशो कुंभ का, वो बहुत विराट होने वाला है। ओशो की देशना का जो प्रारूप है वो केवल जवानों के लिए नहीं है, केवल बुजुर्गों के लिए नहीं है, केवल महिलाओं के लिए नहीं, केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए, और उन सब तक इसको देने की कोशिश की जाएगी। तो ये हो गई प्रारूप की बात। फिर किसी ने पूछा है कि ओशो कुंभ या ये कोई ध्यान शिविर होगा? तो मैं बता देना चाहता हूं, ये जो ध्यानी हैं उनके लिए ध्यान शिविर जैसा भी होगा, और जो ध्यानी नहीं है उनके लिए ये एक मेले जैसा भी हो सकता है। ये तो उपयोग की कला है। जैसे कोई व्यक्ति मौन में आके रहना चाहता है यहाँ पे, तो वो अपने कानों में रुई लगा के मौन का आनंद ले सकता है, और उसी वक्त कोई नृत्य का आनंद लेना चाहता है तो वो अपनी ढपली के साथ, अपनी ढोलक के साथ बजाते हुए नाच सकता है। किसी व्यक्ति को अंदर से आनंद में आंसू फूट रहे हैं तो वही व्यक्ति अपने आंसू बहा सकता है। सभी काम एक साथ चल सकते हैं। यही तो खूबी है ओशो की देशना की, कि किसी काम की वजह से किसी काम में रुकावट नहीं। यहां इतनी छोटी सोच के लोग ना आए जो कि हंसते हुए उनका आनंद खो जाता हो, मौन खो जाता हो, ना ही मौनी ऐसे आए जो कि अपने मौन में हंसने वालों को जो है वो परेशान पाते हों। यहां पे सबको समाहित किया जा रहा है। हाँ, और यहां कोई ध्यान शिविर सोच के आए तो ध्यान शिविर का प्रारूप ना दिमाग में सोच के आए, पहले वाला जो है वो नहीं, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। हाँ, वो आए, अपने ध्यान का आनंद ले, समय समय पे जो हो रहा है उस गतिविधियों में शामिल हो और अपने मौन में अपनी अंतर यात्रा करे। लेकिन केवल ध्यान होगा और केवल ध्यान शिविर जैसा कुछ होगा, या जैसी उसकी कल्पनाओं में है, जैसे उसने अभी तक देखा है, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ नया होगा, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू। समय के हिसाब से, देश काल परिस्थिति की मांग के हिसाब से होगा जो भी होगा। लेकिन निश्चित जानो, ओशो की देशना जो कि प्रेम, ध्यान, मोक्ष, आनंद, मैत्री इनकी है, वो सब जरूर होगा। वो सब होगा जो ओशो की देशना में है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से होगा। लेकिन ध्यान शिविर केवल ध्यान शिविर होगा ऐसा नहीं है। ध्यान शिविर बहुत छोटी 2-3 दिन की जो होती हैं वो भी होते रहते हैं, उसकी सूचनाएं हैं। और अगर किसी मित्र को लगता हो नहीं हमें तो ध्यान शिविर में जाना है इसी वक्त, तो बहुत से ध्यान शिविर इस समय पूरे इंडिया में चल रहे होंगे, उनके बारे में सूचना लेके वो वहां जाएं। जरूरी है, वो भी जाना चाहिए। ओशो कुंभ में नए लोगों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे? तो कुछ सच बताएं तो जितना कुछ भी है वो नए लोगों के लिए ही बहुत कारगर है। नए लोगों को यहाँ ध्यान प्रयोग जानने को मिलेंगे। ओशो के बहुत सारे सन्यासी यहाँ मिलेंगे, उनके जीवन शैली के बारे में जानने को मिलेगा। वो लोग यहाँ किस तरीके से हंसते गाते या क्या क्या गतिविधियाँ करते हैं वो सब जानने के मौके होंगे। यहाँ ओशो के संबंध में पुस्तकें होंगी, कुछ प्रदर्शनियाँ होंगी, बहुत तरीके के आयाम होंगे। ओशो के प्रवचन भी होंगे। समय समय पे क्या होगा वो सारा कुछ उन्हें बताया जाएगा। और नए लोगों को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन सन्यासियों के चेहरे के आनंद की, जो उनको आकर्षित करें उस दिशा में बढ़ने के लिए जो दिशा अभी तक उन्होंने जानी और सुनी मात्र थी। तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि उनको बहुत से ओशो सन्यासी मिलेंगे जिनसे वो ओशो की देशना को जान के, उन लोगों की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आया वो सुन के अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का निर्णय ले सकते हैं। तो नए लोगों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ओशो सन्यासियों की उपस्थिति, उनका आनंद, ये उनको मिलेगा। एक प्रश्न है, ओशो कुंभ से ओशो जगत को क्या लाभ होगा? ये जो लाभ शब्द है, पहली बात तो ये मैं इससे राजी नहीं हूं। सन्यासी तो कम से कम, ओशो सन्यासी लाभ की भाषा में नहीं सोचता।
ओशो ने तो कई बार कहा है कि मेरा सन्यासी तो नर्क को भी स्वर्ग बनाने की कला जानता है, फिर लाभ की बात कहाँ रह जाती। लेकिन हाँ, इतना लाभ होगा जितना कि एक नहर बनाते वक्त झाल का होता है। झाल समझते हैं? थोड़ा बता देता हूँ। जब एक नहर बनती है तो हर 5-7 किलोमीटर बाद उस नहर में एक 4-5 फुट की गहराई, 5-7 फुट की गहराई दी जाती है। फिर वो नदी की तरह नीचे गिरती। वैसे तो वो बहती है एकदम सामान्य, लेकिन फिर वो गिरती है नीचे। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो पानी बह रहा है उसमें गति प्रदान हो। ओशो के जगत को सबसे ज़्यादा इसका लाभ ये होगा कि ओशो जगत में एक तीव्रता आएगी, थोड़ी सी गति मिलेगी। ओशो जगत में बहुत से सन्यासी हैं जो पूना ने बैन कर दिए हैं, और वो इस 40 दिन के बीच में, क्योंकि ये 40 दिन जो हैं वो 11 जनवरी ओशो का जन्म दिवस और 11 दिसंबर जो है ओशो का जन्म दिवस, और 19 जनवरी जो है वो ओशो का निर्माण दिवस होता है, जब उन्होंने देह त्याग किया था। तो ये 40 दिन के बीच में बहुत से लोग हैं सन्यासी जो अपना पूरा वक्त जो है ओशो के आश्रमों में, ओशो की देशना में व्यतीत करना चाहते हैं। उनके लिए भी एक अवसर होगा। वो जो दर्द है कि बहुत सारे सन्यासियों के बीच में पूना में जा सकते थे, वो जाया करते थे, अब वो नहीं जा सकते क्योंकि बैन हो गए। वो सब यहाँ आ सकते हैं, उनको निमंत्रण है इस चीज़ का। तो लाभ की बातें बहुत सारी हैं, वो होंगे। क्या ओशो कुंभ में ओशो सन्यासियों के अलावा भी कोई आ सकता है? निश्चित ही इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अगर वो व्यक्ति है ओशो की देशना में उत्सुक है, या फिर वो जानना भी उत्सुक है कि चाहता है कि क्या होता है ओशो की देशना में, तो निश्चित ही वो आ सकता है। यहाँ पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। हाँ, कुछ नियम होंगे जिसको उसको भी पालन करना पड़ेगा। जब एक छोटी सी मूवी देखते जाते वक्त भी वहाँ के नियम पालन करने पड़ते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ के भी कुछ नियम होंगे, उसका उसे पालन करना होगा और वो उसके बाद यहाँ आ सकता है। एक प्रश्न है, ओशो कुंभ पारंपरिक कुंभ से कैसे अलग होगा? पूर्णतः जो पारंपरिक कुंभ है, जो कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार आपका इलाहाबाद में, हरिद्वार में मनाया जाता है, वो जो कुंभ है, वो कुंभ एक हिंदू देशना के तहत गंगा स्नान का कुंभ है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन ये ओशो का कुंभ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओशो के कुंभ में किसी प्रकार के स्नान की व्यवस्था नहीं। ये नहीं है कि कोई यहाँ कुंड बनाया जा रहा है जहाँ स्नान करना है। यहाँ अंतर स्नान है। यहाँ आपको चिंतन करना है अपने जीवन के ऊपर। यहाँ आपको चिंतन करना है जिस समाज में हम रहते हैं उसके ऊपर। यहाँ आपको अपनी यात्रा पे चिंतन करना है। यहाँ पे स्नान जो होगा वो उन चीज़ों का होगा कि हम कौन कौन सी गलतियाँ कर रहे हैं, जिसके कारण ना तो हम अपनी यात्रा कर पा रहे, ना हम अपने गुरु के लिए कुछ कर पा रहे, ना ही समाज में किसी तरीके से परिवर्तन का कोई काम कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं उन सारी बातों को जो कि हमारे ऊपर ओशो की देशना के नाम पे, या हमारी स्वयं की मूर्ता जो हमने ओशो की देशना पे लाद दी है, उसको साफ करने का वक्त होगा। हमें वो धूल साफ कर लेनी, एक स्नान कर लेना। ओशो की देशना के बहुआयामी रंग में नहा के अपने मन के ऊपर जो हमने रंग चढ़ा लिया है, अपने मन का, उसे धोना है। और ये इस तरीके से ओशो कुंभ एक अलग कुंभ की बात हो जाती है। ओशो कुंभ में एक ने पूछा है कितने दिन के लिए आ सकते हैं। देखो मित्र, ये 40 दिन तक अनवरत चलेगा। 40 दिन तक ये अनवरत चलेगा, और इसके बीच में यदि कोई व्यक्ति 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी आना चाहता तो आ सकता है। आप चाहें तो पूरे 40 दिन के लिए आ सकते हैं, चाहे 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 22 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने भी वक्त के लिए आप आना चाहें आप आ सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस होगा जो मैं अभी बताऊंगा इसमें, तो आप आ सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं। आप 5 मिनट के लिए भी आ सकते हैं। आप केवल आके आप ओशो आश्रम के गेट पे
रजनीशपुरम के गेट पे आके प्रणाम करके भी जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओशो कुंभ में आने वालों के लिए कितना शुल्क होगा? क्या निःशुल्क के लिए भी कोई व्यवस्था है? इस संबंध में बहुत कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो जरूर समझ लें, क्योंकि शुल्क को लेकर सबसे ज्यादा लोग प्रश्न में उत्सुक होते हैं। निश्चित ही इसके लिए एक शुल्क रखा गया है, और वो शुल्क जो है उसके संबंध में बहुत चिंतन के बाद, ये मत समझिएगा इस पे और चिंतन कर लें, बहुत से लोग सलाह देने लगते हैं। निश्चित ही हम सारी सलाहों के बाद ही इस फैसले पे पहुंचे हैं जो इसमें बताया जा रहा है। ओशो कुंभ का जो शुल्क होगा वो 500 रुपये प्रति दिन का होगा, 500 रुपये प्रतिदिन, और इसमें डॉर्मेट्री की व्यवस्था और आपके भोजन की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ इसमें यदि आप अपने, क्योंकि ठंड के दिन होंगे, आप अपने ओढ़ने के लिए कंबल लाते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप नहीं लाते हैं और हमसे कहते हैं कि हम वहाँ पे आके आपसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 100 रुपये प्रतिदिन का शुल्क रखा गया है, यानी कि 500 प्लस 100, ये 600 रुपये का आपका प्रतिदिन का इसमें खर्चा होगा। और साथ ही साथ जो मित्र इसमें रजिस्ट्रेशन पहले करा लेंगे, जितनी जल्दी जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, अपनी बुकिंग पहले कराएगा, उसके लिए ये शुल्क 300 रुपये और प्लस 100 का मतलब आपके जो रजाई आपको दी जाएगी उसका किराया प्रतिदिन का। तो 300 प्लस 100, यानी कि जो पहले से बुकिंग करा लेंगे उनके लिए मात्र 400, और जो तुरंत आके स्थान चाहेंगे, और वो भी तब जब हो तब, अगर सारी बुकिंग पहले हो गई, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये समझ लीजिए 100 से 150 लोगों के रुकने का इंतज़ाम है, इससे अधिक की व्यवस्था आश्रम के अंदर नहीं है। और इसके बाद अगर लोग चाहते हैं कि यहाँ रुकना, तो उनको फिर होटलों में रुकना पड़ेगा, या फिर गांव में कुछ इंतज़ाम लोग करने की विचार कर रहे हैं, उसके संबंध में सूचनाएं डाली जा सकती हैं भविष्य में, लेकिन अभी उसकी कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अगर अपनी प्री बुकिंग करा लेते हैं तो उससे आप हमें भी एक सहयोग कर रहे हैं एडवांस में, इसके लिए ये शुल्क कम रखा गया। और दूसरा इसलिए कम रखा गया कि इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने लोगों का इंतज़ाम करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि 100 लोगों की पूरी बुकिंग जो है ये 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हो गई है, ऐसी स्थिति में और लोगों के लिए हम और भी निर्माण करा सकते हैं, और भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आपकी पहले बुकिंग हो जाने के बाद ही उस पर आगे बढ़ा जाएगा। वरना आप जो हैं तुरंत पहुंचने वाले मित्र, वो अगर यहाँ व्यवस्था होगी तो उनको दिया जाएगा, अन्यथा वो जो हैं होटलों में रुक सकते हैं, फिर उनको आने जाने का प्रतिदिन का अपना देखना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, जो कि हमें भी बेहतर नहीं लगेगा। तो यदि आप वास्तव में ओशो से प्रेम करते हैं और इसमें आना चाहते हैं, तो आपको पहले ही निर्णय लेके अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आप एक अच्छे सहयोगी भी कहलाएंगे, और साथ ही साथ आप हमें उस चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे जिसमें हम और इंतज़ाम बढ़ाएं, जिसमें 250, 300, 500 लोगों की भी व्यवस्था हो सके, और हमारी उसकी प्लानिंग है, तैयारी है। बस आप लोगों के हृदय को और आप लोगों की गति को देखने के हम इच्छुक हैं। तो उसी चीज़ ये कि जो लोग भी बुकिंग कराएंगे, यदि किसी वजह से उनकी बुकिंग कैंसिल होती है तो किसी प्रकार का रिफ़ंड नहीं होगा, ये बात पहले आप जान लीजिए। कहीं फिर बाद में आप लोग ये कहें कि हमारे पैसे वापस करो। उसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर कोई 10 दिन की बुकिंग कराता है और बीच में यहाँ से जाता है तो उसकी बुकिंग का पैसा वापस नहीं होगा। और यदि कोई 10 दिन की कराता है और फिर वो आके यहाँ कहता है 5 दिन हमें और रहना है, तो उसके लिए भी उसको अतिरिक्त देय होगा, और वो भी तब जब इसमें जगह होगी तब, अन्यथा उसको मना कर दिया जाएगा और उसको फिर होटल में ही अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इस तरीके की व्यवस्था है। साथ ही साथ हमारे पास थोड़े से कमरे जिनमें से कुछ कमरे बुक ही समझ लीजिए। तो थोड़े से कमरे का मतलब है 8-10 कमरे हैं, लेकिन वो लग्जरी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति रुकना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था थोड़ी सी कॉस्टली है, और निश्चित ही उन्हीं के लिए है जिन्हें लग्जरी की आदत है। तो उसकी व्यवस्था जो है वो 11,000 रुपये पर डे की रहेगी। 11,000 के पर डे में उसको वो मिलेगा, और भोजन वगैरह जो है वो उसको वही मिलेगा जो सारे लोगों को दिया जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा।
यदि उसमें 2 लोग रहते हैं, 2 लोग मिलके कराते हैं, अगर अकेला व्यक्ति कराता है तो 11,000, यदि 2 लोग मिलके कराते हैं तो फिर उसमें 7,500 हो जाएंगे। और 2 लोगों से तीसरा व्यक्ति एक कमरे में नहीं लिया जाएगा, ये बात भी स्पष्ट है। 2 के अलावा 3 नहीं लिए जाएंगे। और यदि वो ऐसी कोशिश करते हैं कि ले लें कमरा उसके बाद 3 उसमें घुसें, तो उनको बीच में जाने को कहा जा सकता है और उनका शुल्क वापसी नहीं होगी। और इसका पूरा अधिकार जो है वो ओशो कुंभ के आयोजकों को होगा। ये मैं वीडियो तक में बोल रहा हूँ, और जब वो यहाँ आएंगे तब उनको फॉर्म में भी भरवा लिया जाएगा। ये बात इतनी स्पष्ट बोल रहा हूँ कि आपको बार बार मेरे वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, आप अच्छे से समझ लें। फिर इसमें बात आती है क्या निःशुल्क होगा? हाँ, निःशुल्क होगा। निःशुल्क वाले भी जो मित्र आना चाहते हैं, जो निःशुल्क में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग जो हैं अपना नाम लिखा सकते हैं, लेकिन उसके साथ कई शर्तें, छोटी छोटी शर्तें हम बता देते हैं। यदि एक आध उसमें और बढ़ती है तो वो जिस समय कॉल करेंगे दिए हुए नंबरों पे, उस समय उनको जो है मैसेज के नाम से बता दी जाएंगी कि ये इसमें शर्तें आपको पूरी करनी। तो निःशुल्क वालों के लिए कई प्रकार की शर्तें रहेंगी, वो शर्तें सब उनको जो हैं बताई जाएंगी। उसमें कुछ मैं यहाँ बता देता हूँ। पहली शर्त निःशुल्क वालों के लिए ये होगी कि वो केवल वही लोग निःशुल्क के लिए जाएंगे जो अपनी पारिवारिक परिस्थिति का भी वर्णन करेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि निःशुल्क के नाम पे भी जो लोग आ रहे हैं, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है और निःशुल्क में आ रहा है, तो ये कम से कम उनको खुद भी सोचना चाहिए कि एक पूरी व्यवस्था चलती है और उसमें उन्हें सहयोगी होना है तो इस ढंग से होना पड़ेगा। हाँ, निःशुल्क के लिए हृदय हमारा पूरा खुला हुआ है। साथ ही साथ जो भी लोग निःशुल्क में आना चाहते हैं उनका फेसबुक अकाउंट और एक्टिव अकाउंट होना ज़रूरी होगा, उसका भी हम उपयोग करेंगे ओशो की देशना को पहुंचाने के लिए। फिर वो जो निःशुल्क में आना चाहते हैं वो ओशो की देशना को जानने समझने वाले लोग ही होंगे। नए लोगों को इस तरीके का प्रवेश नहीं मिलेगा कि हमें जी पता नहीं ओशो कौन है, हम बस आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं होगा। ओशो को जानते हो या कम से कम मुझे जानते हो, मुझे समझते हो, तो ये 2 बातें आपके लिए ज़रूरी होंगी। यदि आप ओशो को जानते हैं, समझते हैं, उनकी देशना से परिचित हैं, या आप मुझे जानते समझते हैं और मेरी विचारधारा, मेरी कार्यशैली से परिचित हैं, तो आप आ सकते हैं निःशुल्क वाले में। और तीसरी चीज़ वो कि आपको जो है पात्र होने चाहिए, आपके घर की पारिवारिक स्थिति कमज़ोर होनी चाहिए, आप असमर्थ होने चाहिए। उसी स्थिति में आपके लिए ये निःशुल्क का ऑप्शन इस शुल्क में इसमें खुला है। वैसे तो निःशुल्क शिविर होते रहते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन ओशो कुंभ में ये व्यवस्था थोड़ी सी अलग ढंग से की जाएगी। बाकी जो नियम होंगे आपके संपर्क करने पे आपको बता दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक प्रश्न है बहुत अच्छा सा और आप सब इसमें जानना चाहोगे कि उन्होंने कहा कि क्या ओशो कुंभ सिर्फ ओशो की देशना पे आधारित होगा या सखा की देशना भी इसमें सम्मिलित होगी? सखा की देशना क्या है? सखा की देशना ओशो की देशना से हट के नहीं है, लेकिन ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप सखा के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। वरना हालत ये है कि दूर से आप कुछ महसूस करते हैं, दूर से आप कई बार उन लोगों की बातों में भी आ जाते हैं जो कि न जाने किन्हीं कारणों से, जलन के कारण और कई कारणों से विरोध से भरे हुए लिखते हैं। तो आप यहाँ आएँ, आप यहाँ देखें, ये देशना ओशो की या मेरी नहीं है। ध्यान रखिए, ओशो कोई शरीर नहीं है, ये बात बहुत समझ लेनी है स्पष्ट रूप से। ओशो ने जो इतने सारे विचारों का संग्रहित किया है, फिर संग्रहित कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ओशो ने अपने जीवन में जो खोज की, आनंद की, धर्म की, विभिन्न आयामों पे जो यात्रा की, चाहे वो योग की हो, चाहे तंत्र की हो, चाहे प्रेम की हो, तो उन्होंने पुराने जितने तरीके के आयाम थे उन सब आयाम को ही समेट के आपको बताया है। तो ऐसे तो कोई ये भी कह सकता है कि ओशो ने जो देशना दी है वो पुरातन धर्म की है, तो क्या फिर मैं ये कहूँ कि पुरातन शिविर है? ओशो ने बहुत सारे आयामों पे बोला है, ओशो ने कृष्ण पे बोला है, तो क्या मैं कहूँ ये कृष्ण कुंभ है? उसी प्रकार ओशो की देशना से जो मैंने जाना है बहुआयामी व्यक्तित्व को जीना
और जिन लोगों को लगता हो कि बहुआयामी व्यक्तित्व कैसे समझ में आता है, तो वो चाहे मेरी आईडी पे आ सकते हैं, मेरे चैनल को देख सकते हैं, मेरे विचारधाराओं को सुन सकते हैं। अच्छी बुरी कई विचारधाराएं आपको समाहित रूप से दिखाई देंगी। ओशो के संन्यास की जो बात आती है, तो ओशो का संन्यास एक नव संन्यास आंदोलन है। फिर समझ जाइएगा, ओशो ने एक पुराने सन्यासी को नहीं बनाया था। ओशो ने एक ऐसा सन्यासी नहीं बनाया था जो कि सिगरेट नहीं पीता इसलिए सन्यासी है, शराब नहीं पीता इसलिए सन्यासी है, सेक्स नहीं करता इसलिए सन्यासी है, या वो घर छोड़ दिया इसलिए सन्यासी है। बल्कि इन सब धारणाओं के विपरीत ओशो ने अपने नव संन्यास आंदोलन को इस रूप में दिया था कि ओशो का सन्यासी वो सब करता पाया जाएगा जो कि समाज में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में देखा जा सकता है, लेकिन साथ साथ उसकी देशना, उसकी दृष्टि, जिस प्रकार एक छोटा सा पपीहा जो रहता ज़मीन पे है लेकिन हर समय आकाश के तरफ देखता रहता है एक बूंद पानी के लिए, उसी प्रकार नव सन्यासी जीवन के सभी आयामों में रहता हुआ अपनी अंतरात्मा को शांति और आनंद की तरफ ले जाते हुए और अंततः मोक्ष की तरफ दिशा देते हुए कार्य करेगा, दृष्टि रखेगा। कुछ इस तरीके का आंदोलन था। तो यहाँ पे ओशो की देशना ये थी वो थी, इसमें ना पड़ें। ये ओशो की देशना है कि सखा की देशना है, आके देखें, आके महसूस करें। और फिर बात, अगर आपको ओशो की देशना ऐसा लगता है कि आपको बेहतर समझ है ओशो की देशना की, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, इसमें कोई छल कपट नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा कि आपको अपने स्तर पे ओशो की देशना को फैलाने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि ओशो की देशना, अगर पूरी देशना की बात करें तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि पूरा सागर है। तो अगर कोई कहे कि मैं ओशो की देशना पे निकला हूं, या कोई कहे मैं प्यासा हूं और मैंने पूरा सागर पी लिया है, तो ये तो असंभव है, कोई पी ही नहीं सकता। अगर ओशो की पूरी देशना की बात करें तो ओशो की पूरी देशना में जो था वो स्कूलों की पूरी शिक्षा प्रणाली बदल देने की व्यवस्था का था। तो जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं वो सिर्फ ये बताएं, क्या उन्होंने अपने बच्चे की पूरी शिक्षा प्रणाली को बदला? ओशो की देशना में एक देशना ये भी है कि अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो बिल्कुल इस तरीके से करना चाहिए कि यदि बच्चा पूछे कि पापा मैं कहाँ से आया, तो उसको ये ना बताया जाए बेटा तुम भगवान के घर से आए, बल्कि उसे बताया जाए कि संभोग की किस प्रक्रिया से गुजर के तुम आए। तो यदि आप ऐसा करते हैं अपने घरों में, तो निश्चित ही आपने ओशो की देशना को समझ लिया है, पूरे तरीके से आत्मसात कर लिया है। यदि आप रिश्तों के पार आ गए हैं, विवाह बंधन से मुक्त हो गए हैं, तो आपने ओशो की देशना को पूरा पी लिया है। तो निश्चित ही आप पात्र हैं ओशो की देशना को फैलाव करने का। लेकिन आपको यहाँ आके हमें बताना चाहिए, और बताना नहीं चाहिए, आपको सहयोग करना चाहिए उसको करने में। हमें जितनी समझ में आई, हमने उस सागर को जितना चखा, हमें जितने आयामों से उसको पीने का मौका मिला, उन सब आयामों को हम यहाँ देना चाहते हैं। और दूसरी बात, जितने आयामों को हम यहाँ देना चाहते हैं, चाहे वो कला का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो ओशो के किसी भी ध्यान का हो, जितने भी आयामों पे हम यहाँ बात कहना चाहते हैं, यदि पूरी पृथ्वी पे कहीं पे भी इतने आयामों की देशना दी जा रही हो, तो आप ओशो कुंभ को गलत ठहरा सकते हैं, उसे सखा की देशना और न जाने क्या क्या नाम दे सकते हैं। सखा का पूरा जीवन इसके लिए कुर्बान है। आप मेरे शहर से लेके, आप मेरी वॉल से लेके, आप मेरे प्रवचनों में, हर प्रवचनों में मैं ओशो का नाम लेता हूँ, हर बात ओशो का नाम लेता हूँ, और बिल्कुल कोई दिखावा नहीं करता, जैसा हूँ वैसा हूँ। और साथ ही साथ ये नहीं कह रहा हूँ कि ओशो का प्रचार मैं कर रहा हूँ जैसा ओशो ने कहा था। ओशो ने हमें दृष्टि दी थी, और जब आँख मिल जाती है तो अपनी दृष्टि से देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम किया जा सकता है। वरना तो आप ये कहेंगे कि फिर ओशो की देशना तो थी पूना में ही काम करो, अब पूना में तो कोई और बैठ गए, वो तो हमें करने नहीं देंगे, तो इसलिए सहारनपुर में करना पड़ रहा है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना पड़ रहा है, बल्कि सामर्थ्य से बड़ा कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सिर्फ इस बात का सूचक है कि किसी तरीके से विवाद पैदा किया जाए, ना कि कार्य किया जाए। मैं आपसे कहता हूं
कि जो लोग ये बात उठाते हैं या इस बात को लेके बीच बीच में बातें करते हैं, उनको अभी जवाब दे रहा हूँ। बाकी जिस समय ये वीडियो पड़ेगा उसके बाद कुंभ होगा, उसके बीच में सिर्फ एक बार मैं और वीडियो बोलने आऊँगा, सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं आऊँगा इस बार। इतने काम हैं यहाँ कराने योग्य, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं कहाँ फुर्सत पाऊँगा आप सबको जवाब देने की। एक बहुत बड़ी टीम इसमें लगी है, वो आप सबको अपने तरीके की जवाब देती रहेगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये देशना, ओशो की देशना, ओशो शरीर की देशना और शशांक या सखा के शरीर की देशना से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इसे ओशो कुंभ का नाम इसलिए दिया गया है कि मेरे लिए ओशो शरीर नहीं थे। बार बार कह रहा हूं, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैं यहां ओशो की विचारधारा की बात कर रहा हूं। और अगर शरीर की बात करो तो शरीर तो वो जो था वो रजनीश चंद्र मोहन का था। हम ओशो की बात कर रहे हैं। जो ओशो रजनीश चंद्र मोहन जो थे, वो जब अपने जीवन में ज्ञान को उपलब्ध हुए और जब अपनी देशना को बिल्कुल परम ऊंचाइयों पे ले गए, तब उन्होंने खुद कहा कि परम में विलीन एक व्यक्ति, उसको नाम ओशो दिया। जो परम में विलीन हो गया उसकी कोई देशना नहीं होती, उसकी देशना परम की देशना है। तो जो परम की देशना है वही देशना यहां पे भी है। ओशो कुंभ में आने वाले लोगों पर क्या नियम व शर्तें लागू होंगी? 2 नियम खास हैं। पहला नियम कि यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा, जो यहाँ रुकेगा भी, जो यहाँ स्टे भी करेगा, उसके लिए जो है मैरून वस्त्र अनिवार्य है। मैरून वस्त्र में आप गाउन बनवा सकते हैं, आप पैंट शर्ट बनवा सकते हैं, आप कुर्ता पैजामा, आप लुंगी धोती, कुछ भी बनवाइए, लेकिन होना मैरून वस्त्र चाहिए। मैरून वस्त्र में आप यहाँ सम्मिलित हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएंगे विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं आएंगे। बीच बीच में जो लोग थोड़े वक्त के लिए देखने और घूमने आना चाहते हैं उनके लिए ये बंधन नहीं होगा। लेकिन अगर वो यहाँ नृत्य में, ध्यान में या किसी चीज़ में डूबना चाहते हैं, 1 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी आके, तो उनको मैरून वस्त्र की अनिवार्यता होगी उनके लिए भी। हाँ, जिस समय यहाँ पे कोई ध्यान चलेंगे उस समय आश्रम का गेट बंद हो जाएगा और आश्रम के परिसर के अंदर जो भी लोग जो हैं वो सादे वस्त्रों में या और वस्त्रों में होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद भी, बिना रजिस्ट्रेशन के तो किसी को प्रवेश नहीं है। रजिस्ट्रेशन, नाम की और सब लिखा पढ़ी के बाद, उसके बाद आपको अनुमति मिलेगी अंदर आने की। और उसके बाद भी अगर आप मैरून वस्त्र नहीं हैं तो आपको जिस समय ध्यान होंगे उस समय आश्रम के बाहर जाने को कहा जाएगा, जिसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्यान के पश्चात फिर आश्रम का गेट खोल दिया जाएगा और आप फिर इसमें घूम सकते हैं। तो सिर्फ यही एक नियम खास है। बाकी यदि कोई नियमों में परिवर्तन होगा तो समय समय पे यहाँ का जो सूचना पट है उस पर लिख दिया जाएगा, आप सबको उससे अवगत कराया जाएगा। लेकिन अभी सारे नियम बताए जा सकें ऐसा ना तो कोई नियम दिखाई देता है और ना ही बताए जाने में हम सामर्थ्यवान हैं। आगे जैसी परिस्थितियां होंगी वैसे नियम होंगे। फिर अंत में एक ने पूछा है, ओशो कुंभ एक बड़ी व्यवस्था है, क्या हम इसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग कर सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? निश्चित ही ओशो कुंभ की व्यवस्था एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। जो लोग यहाँ आएंगे इस 40 दिन के बीच में वो तो हैं, लेकिन जो यहाँ व्यवस्था में लगे हैं 20-25 लोग, वो बहुत पहले से लगे हुए और एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो यदि कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहता हो, आर्थिक सहयोग करना चाहता हो, तो वो हमारी जो ट्रस्ट है सखा परिवार ट्रस्ट, उसका एड्रेस, उसका नंबर सब दे दिया जाएगा। उसमें जो है वो डोनेशन दे सकता है, उसमें वो पैसे डाल सकता है। उसके अतिरिक्त किसी को लगता है कि उसके यहाँ धान हो रहे हैं, उसके यहाँ गेहूँ हैं, उसको लगता है कि वो अचार बनाता है अच्छा, उसको लगता है कि कोई और चीज़ है, अगर आस पड़ोस के क्षेत्र से है वो यहाँ दूध पहुँचाना चाहे तो दूध पहुँचा सकता है, कोई घी पहुँचाना चाहे तो घी ला सकता है, कोई किसी भी प्रकार का, किसी को लगता है कि उसके यहाँ हल्दी होती है, किसी को कोई और मसाला, मिर्चें कुछ भी दे सकता है। किसी को लगता है वो ईंटें भिजवा सकता है यहाँ कार्य के लिए तो 5-10-20 हज़ार ईंटें भिजवा सकता है। 1 लाख भी भिजवा दो, ज़रूरत तो यहाँ बहुत सारी है।
तो जिस प्रकार भी आप चाहें सहयोग करना कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप ओशो की देशना पे हमारे प्रचार के लिए काम कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि वो अच्छी रील्स बना सकता है तो वो ओशो की देशना पे जो हम लोगों ने चीज़ें डाली हुई हैं उनकी रील्स अच्छे से बना के इसका प्रचार में काम कर सकता है। लेकिन वो इन सब को करने में जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो धन से सहयोग कर रहा हो, चाहे एक छोटी सी रील बना के, चाहे वो पोस्ट डाल के, वो हमें एक चीज़ से बस बिल्कुल ना बांधे। ये बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे आप हमें 100 करोड़ रुपया भी क्यों ना दे दें, लेकिन एक चीज़ से मैं बिल्कुल बनना पसंद नहीं करूंगा, और वो इस बात से कि मैं आपके साथ पर्सनली आपके अहंकार को पोषित करूं। पर्सनली पोषित का मतलब कि लोग कहते हैं हम आपके लिए कार्य करते हैं, हमें सखा से बात करनी है, सखा का नंबर दे दीजिए। तो अब ये नंबर हम नहीं बांटते, हमारे पास नंबर बांटने के लिए नहीं। हम इतने काम में व्यस्त हैं कि आप लोगों से चर्चा कहाँ तक करेंगे। उस चर्चा के लिए यहाँ पे समय है, उस समय चर्चा भी की जाएगी। प्रतिदिन 1 घंटे के लिए मैं आप लोगों के बीच बैठूंगा, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। लेकिन किसी भी तरीके के सहयोग के बावजूद भी आप मुझसे व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि की उम्मीद बिल्कुल ना करें, और ये समझने की कोशिश करें ये भारतवर्ष की खासियत है। ये पश्चिम नहीं है जहाँ पे कोई डोनेशन देता है तो जिसे डोनेशन दी जा रही है वो उसके ईगो को सेटिस्फाई करता है। ये पूरब है, यहाँ पे लोगों ने गुरुओं को अपनी संपत्तियां दान की हैं और साथ ही साथ जब दी हैं तो उनके चरणों में अपना सर रखा है। यहाँ दान के साथ दक्षिणा की जो है प्रक्रिया है। दान का मतलब होता है जो आपने दिया, चाहे वो गाय हो, चाहे वो पैसा हो, कुछ भी दान। दक्षिणा का मतलब होता है कि धन्यभागी हूँ मैं कि आपने हमारे धन को उस काम में लगाने के लिए ले लिया जो कि धर्म की दिशा में आप कर रहे हैं। तो दान और दक्षिणा वाला यहाँ पे संबंध है। आप अगर सहयोग करते हैं तो सहयोग आपका हम स्वीकार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद भी देने का अगर आपका भाव हो तभी आप दान कीजिएगा, अन्यथा किसी दान की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप अहंकार की पुष्टि के लिए दान देते हैं तो वो दान नहीं है। यदि आप दान देने के बाद अहोभाव से भरते हैं, अंदर के आनंद से भरते हैं, तो निश्चित ही उस दान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है, और हर कीमती चीज़ मैं लेना चाहूँगा, चाहे वो आपका दान ही क्यों ना हो। तो आज सिर्फ इतनी ही बात, और अंत में ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है, ये वीडियो पूरी कोशिश की गई है कि हम अपनी पूरी बातें कह दें। बाकी यहाँ क्या होगा ये तो देख के आपको पता लगेगा, उसका पूरा वर्णन हम बीच में नहीं कर सकते। ये तो मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ जैसी स्थिति है, और जिन्होंने खाई है यहाँ आके 3 शिविरों में उन्हें पता है कि ये मेलेडी कैसी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मुझसे अब आप चाहें मुझे प्रेम करें, चाहें आप मुझे नफ़रत करें, चाहें आप मुझे गाली दें, चाहें आप अपना प्रेम प्रदर्शित करें, चाहें आप इस कुंभ में आएँ, चाहे इस कुंभ में ना आएँ, चाहे इस कुंभ में आने के लिए प्रेरित करें, चाहे इस कुंभ में लोगों को रोकने के लिए प्रेरित करें, वो सब अपना अपना काम करेंगे। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने एक बीज बो दिया, मैंने एक पेड़ लगा दिया। जिस समय से आपको ये वीडियो पहुंचेगा उससे भी बहुत पहले से हम आपको जो हैं इसके लिए लग चुके हैं। हम वो बीज लगाने के बाद उसमें खाद देने का काम करेंगे, उसको पानी देने का काम करेंगे। जिस प्रकार जगत में दूध वाले की भी अपनी दुकान होती है, मिठाई वाले की भी अपनी होती है, उसी प्रकार शराब वाले की भी होती है, और सभी लोग अपने अपने ग्राहक पे काम करते हैं। एक व्यक्ति है जो काम करेगा, वो अपना काम करेगा। एक व्यक्ति है जो काम कुछ नहीं करेगा, बकवास करेगा, वो भी अपना काम करेगा। और सबको करने का हक है और सबके अपने ग्राहक हैं। किसी की बात को सुन के, किसी के डांस को देख के ताली बजाने वाले भी उतने ही मौजूद हैं जितना कि गाली देने वाले और सीटी बजाने वाले। और मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल पार आ चुका हूं कि अब किसी प्रकार के घर्षण का मेरे जीवन में कोई स्थान बचा हो। और शायद 11 दिसंबर से तो मैं पूरी तरीके से जवाब देना बंद करने वाला हूं किसी छोटी छोटी बातों का भी, क्योंकि काम करने को इतना है कि अब बातों में रुकने का समय नहीं है। तो इस बात से मैं अपने इस वीडियो को समापन करूंगा कि आपने जितनी भी मेरी बातों को सुना, मैं समझता हूं कि आप
समझदार हैं, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं और अपने तरीके से निर्णय लेंगे, अपने दिल से पूछ के निर्णय लेंगे, ना कि पड़ोस में जाके या किसी की बात को सुन के। इसी आकांक्षा के साथ मैं सखा रजनीशपुरम से आप सबसे इस वीडियो में विदाई लेता हूं और बीच में एक बार और उपस्थित होऊंगा जो मुझे कहने योग्य लगेगा वो कहने के लिए। लेकिन अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की कलाओं से जो है वो भरे हुए हैं। कोई आर्ट अच्छी कर लेता है, कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति अच्छी बना लेता है, कोई चित्रकारी अच्छी कर लेता है, किसी को फ्लावरिंग करना आता है, किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को नृत्य करना आता है। तो ऐसे सभी लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, हमारी टीम से संपर्क करेंगे। हमारा एक टीम है इस विषय पे जो काम करेगी। तो किस दिन आप अपना कौन सा प्रोग्राम यहाँ करना चाहते हैं उसके संबंध में भी यदि कोई व्यक्ति करना चाहें तो वो समय ले सकता है और अपने बारे में पूरी बात करके हमारी टीम द्वारा उसको अवगत करा दिया जाएगा कि उसका प्रोग्राम उस दिन के लिए फिक्स हो जाए। या फिर कोई और भी कोई नाटक करना चाहता हो, किसी भी तरीके का कोई कविताएं कहना चाहता हो, उन सब लोगों का स्वागत होगा समय समय पे। और उन सब लोगों को निमंत्रण है रजनीशपुरम में ओशो कुंभ की देशना में अपना एक बूंद का सहयोग करने के लिए। प्रणाम।